हेलो एवरीवन, दिस इज नीलम फ्रॉम CMICS। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जनरल मैनेजमेंट की क्लास 2, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्लानिंग का पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस हैं, कार्यक्रम दोहरे उपयोग की योजना है, प्रोग्राम इज डुअल यूज प्लान। ऑप्शन नंबर 2, कार्यक्रम अल्पकालिक, दीर्घकालिक और सीमित व्यापक हो सकता है, प्रोग्राम में भी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, लिमिटेड और एक्सटेंसिव। ऑप्शन नंबर 3, कार्यक्रम बजट द्वारा पूरक है, प्रोग्राम इज सप्लीमेंटेड बाय बजट। सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। कार्यक्रम दोहरे उपयोग योजना है, हमारा ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोग्राम होता है वो सिंगल यूज होता है। देखिए प्रोग्राम क्या है, सबसे पहले प्रोग्राम तो प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अब ये सिंगल यूज कैसे होगा। देखिए आज हमने कोई भी प्रोग्राम बनाया है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगा कि अनसक्सेसफुल होगा, लेकिन उसका भेद जैसे ही पब्लिसाइज हो गया, लोगों को पता चल गया कि हमारा प्रोग्राम था क्या, तो इसलिए वो सिंगल यूज कहलाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट हम ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। कार्यक्रम अल्पकालिक, दीर्घकालिक, सीमित, व्यापक हो सकता है, प्रोग्राम में भी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, लिमिटेड एंड एक्सटेंसिव। देखो मैं आपको प्रोग्राम, ये ऑप्शन करेक्ट है। मैं आपको शॉर्ट टर्म प्रोग्राम का एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि कोई भी एक फर्म है, तो सोशल अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना, बताना कि अब हम कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम के अंतर्गत आ जाएगा। फिर है लॉन्ग टर्म प्रोग्राम, जो काफी लंबे समय के लिए रहता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नया फर्म आया है तो वो मार्केट में अपनी गुडविल बनाएगा, लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करेगा, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के अंतर्गत आ जाएगा। देखो प्रोग्राम में भी लिमिटेड और एक्सटेंसिव, उसका जो एरिया है वो सीमित भी हो सकता है और व्यापक भी हो सकता है। कैसे? देखिए अब मैं आपको दे देती हूँ सीमित का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सीमित और अपना व्यापक, इसको कंपेयर कर लेते हैं। कैसे? देखिए अगर एक कोई बड़ी ब्रांड है लाइक मर्सिडीज, BMW, तो ये इकोनॉमिकली जो हायर क्लास लोग होते हैं ना, ये उनको फोकस करते हैं, तो इनका एरिया लिमिटेड होता है। और अगर व्यापकता की बात करें, ब्रॉड एरिया, तो इसका एग्जांपल हो सकता है कि जैसे टाटा ग्रुप ने नैनो कार लॉन्च करी थी, उनको ये पता था कि इंडिया में बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो इकोनॉमिकली काफ़ी वीक है, तो हर कोई उनके प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सके, तो उन्होंने एक्सटेंसिव प्रोग्राम बनाया था जिसका एरिया काफ़ी व्यापक है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर C, कार्यक्रम बजट द्वारा पूरक होता है। कल की क्लास में भी हमने ये देखा था कि बिना बजट के कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्लान कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज अ मस्ट, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यक्रम बनाने के लिए आवश्यक कदम। व्हाट आर द एसेंशियल स्टेप्स टू मेक अ प्रोग्राम? ऑप्शन नंबर 1, मास्टर सूची तैयार करने के लिए, देखो ये होगा मास्टर सूची तैयार करना, टू प्रिपेयर मास्टर लिस्ट। ऑप्शन नंबर 2, समूह बनाना, टू फॉर्म ग्रुप्स। ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक भाग के लिए समय निर्धारित करना, टू सेट टाइम फॉर ईच पार्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए तो हम ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एसेंशियल स्टेप्स टू मेक अ प्रोग्राम। देखिए जब हम स्कूल में थे, हमारी टीचर हमें कोई प्रोजेक्ट दिया करती थी। एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट A, ठीक है, तो पूरी क्लास को एक प्रोजेक्ट, एक मास्टर प्रोजेक्ट मिलता था टीचर के द्वारा। फिर ऑप्शन नंबर 2, टू फॉर्म ग्रुप्स, टीचर हमें पूरी जो क्लास के स्टूडेंट्स थे उनको अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में डिवाइड कर दिया करती थी। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, टू प्रिपेयर मास्टर लिस्ट, टू फॉर्म ग्रुप्स भी बना दिया करती थी। फिर है प्रत्येक भाग के लिए समय निर्धारित करना, टू सेट टाइम फॉर ईच पार्ट। हर ग्रुप को, ग्रुप नंबर 1, 2 सबको डेज अलॉटेड कर दिए जाते थे कि आपको ये मंडे ट्यूसडे को ये सबमिट करना है, वेडनेसडे थर्सडे को आपको सबमिट करना है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ द अबव। तो हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following is correct about project? ऑप्शन नंबर 1, ये योजना का पर्याय है। ये योजना का पर्याय है। इट इज अ सिनोनिम ऑफ प्लानिंग। ऑप्शन नंबर 2, इसे पूरा करने का एक निश्चित समय है। देयर इज अ फिक्स टाइम टू कंप्लीट इट। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए जो प्रोजेक्ट होता है, जो परियोजना होता है, वो प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ना कि उसका पर्याय। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये प्लानिंग का एक पार्ट होता है, उसका सिनोनिम नहीं। ऑप्शन नंबर 2, इसे पूरा करने का एक निश्चित समय होता है। देयर इज अ फिक्स टाइम टू कंप्लीट इट। ऑब्वियसली हम जब टाइम पर अपने टारगेट्स कंप्लीट करेंगे अपने प्लान के अकॉर्डिंग, तभी हम अपना जो मेन गोल है उसको अचीव कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। तो हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इनकरेक्ट अबाउट स्ट्रैटेजी। व्यू रचना के बारे में गलत खोजें। ऑप्शन नंबर 1, यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ऑप्शन नंबर 2, इसका एकीकृत और बहुआयामी। यह एकीकृत और बहुआयामी होती है। इट इज इंटीग्रेटेड एंड मल्टी डायमेंशनल। ऑप्शन नंबर 3, यह लचीला नहीं है। इट इज नॉट फ्लेक्सिबल। ऑप्शन नंबर 4, यह निरंतर होना चाहिए। इट शुड बी कंटिन्यूअस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। स्ट्रैटेजी के बारे में पूछा जा रहा है। ये सारे जो हम छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ रहे हैं, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, स्ट्रैटेजी, ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं किसके? प्लानिंग के। तो स्ट्रैटेजी ये एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, जब हम कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो उसको बनाने के पहले बहुत डीप एनालिसिस करते हैं, उसका हर एस्पेक्ट देखते हैं, क्या पॉजिटिव होगा, इसके रिजल्ट क्या, कितने पॉजिटिव होंगे, कितने नेगेटिव होंगे। तो इसलिए एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाएगी। इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। फिर ऑप्शन नंबर 2 है इसका एकीकृत और गलत लिखा है। यह एकीकृत और बहुआयामी होती है। इट इज इंटीग्रेटेड एंड मल्टी डायमेंशनल। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग पूछेंगे इंटीग्रेटेड भी है और मल्टी डायमेंशनल भी। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि हम जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उसका पूरा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव हो। देखिए आज कोई भी एक फर्म है तो हर लेवल पे, चाहे हायर लेवल हो, मैनेजर लेवल हो या लोअर लेवल हो, हमें अपनी स्ट्रैटेजी का पॉजिटिव आउटकम मिलना चाहिए। हर लेवल पे हमें सक्सेस मिलना चाहिए। इसका ये होता है इंटीग्रेटेड। अब मल्टी डायमेंशनल, देखिए मल्टी डायमेंशनल, अब हम जो स्ट्रैटेजी फॉर्म कर रहे हैं तो वो हर लेवल के मैनेजर्स के लिए, चाहे वो, देखिए मल्टी डायमेंशनल मतलब कोई भी फॉर्म है तो मल्टी डायमेंशनल का यहाँ पर ये मतलब है कि हम जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उसमें सारे डायमेंशन कवर हों। लोअर लेवल से लेके, मैनेजर से लेके, हायर लेवल से लेके सब कुछ उसमें आ जाना चाहिए। ये होगा मल्टी डायमेंशनल। तो हमारा ऑप्शन 1 भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है। ये लचीला नहीं है। ऑप्शन इट इज नॉट फ्लेक्सिबल। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कैसे? देखिए स्ट्रैटेजीज हमें समय के अनुसार बदलना पड़ेगी। अगर कोई मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है या कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, यह निरंतर होनी चाहिए। इट शुड बी कंटिन्यूअस। ये एक ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जब तक हमें हमारा अल्टीमेट गोल अचीव नहीं हो जाता है तब तक हमें नई नई स्ट्रैटेजीज बनाना पड़ेंगी और उस पर काम करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4। अच्छा इनकरेक्ट पूछा गया, आई एम सॉरी। तो इनकरेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सी। चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यू रचना किसके द्वारा बनाई जाती है? स्ट्रैटेजीज आर फॉर्म्ड बाय ए उच्च स्तरीय अधिकारी, हाई लेवल ऑफिसर। ऑप्शन बी मध्य स्तर के अधिकारी, मीडियम लेवल ऑफिसर्स। ऑप्शन नंबर सी निच्च स्तर के अधिकारी, लोअर लेवल ऑफिसर्स। ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए एक बहुत इजी आंसर, इजी क्वेश्चन भी है और ये, और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बहुत इजी है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो हर कोई बना सकता है, हर लेवल का ऑफिसर, चाहे वो मीडियम हो चाहे वो हायर लेवल हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डेविड मूरे द्वारा कौन सी व्यू रचना नहीं दी गई है? विच वन ऑफ स्ट्रैटेजीज इज नॉट गिवन बाय डेविड मूरे? ऑप्शंस हैं ए बाहरी आर्थिक रणनीति, एक्सटर्नल इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी। ऑप्शन नंबर बी बाहरी सामाजिक रणनीति, एक्सटर्नल सोशल स्ट्रैटेजी। ऑप्शन नंबर सी आंतरिक संगठनात्मक रणनीति, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी। ऑप्शन नंबर डी आंतरिक समन्वय समिति, इंटरनल कोऑर्डिनेट स्ट्रैटेजी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें से पूछा गया है कौन सी व्यू रचना नहीं दी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऐसी कोई इंटरनल कोऑर्डिनेट स्ट्रैटेजी, आंतरिक समन्वय रणनीति, ऐसी कोई रणनीति नहीं होती है। ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बाहरी आर्थिक रणनीति, इसका मतलब ये है कि आप जब फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तभी आप कोई फर्म सेटअप कर सकते हैं या कुछ भी नया काम कर सकते हैं। फिर ऑप्शन नंबर 2 बाहरी सामाजिक रणनीति, एक्सटर्नल सोशल स्ट्रैटेजी। देखिए, आप जो भी फर्म सेटअप कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि इट इज एक्सेप्टेड बाय पीपल। सोशल एक्सेप्टेंस मिलना इज अ मस्ट। अगर वो सोशली एक्सेप्ट नहीं होगी, लोगों द्वारा, समाज द्वारा अगर उसको स्वीकृति नहीं मिलेगी तो आपका फर्म नहीं चलेगा। तो ये 2 स्ट्रैटेजीज दी गई हैं। फिर आंतरिक संगठनात्मक रणनीति, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी, इसका मतलब ये है कि हर लेवल के जो वर्कर्स हैं, चाहे वो मैनेजर्स हों, सबऑर्डिनेट्स हों, सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म के सक्सेस के लिए। तो ये रणनीति भी दी गई है। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन योजना का सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए दक्षता और संकीर्णता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी एंड नैरोनेस। ऑप्शन नंबर बी उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन नंबर सी लचीलेपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर डी भागीदारी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं। हमसे पूछा गया है इसमें से करेक्ट नहीं है निम्नलिखित, सॉरी हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन योजना का सिद्धांत नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, दक्षता का सिद्धांत तो है लेकिन संकीर्णता का कोई सिद्धांत जैसी कोई चीज नहीं है यहाँ पर। प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, जब हम प्लानिंग करते हैं तो वो प्लानिंग सक्सेसफुल कब कहलाएगा? जब हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत कम समय में और कम पैसों के साथ मैक्सिमम आउटपुट दें, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। देखिए, प्रिंसिपल संकीर्णता का कोई सिद्धांत नहीं होता, देयर इज नो प्रिंसिपल ऑफ नैरोनेस, क्योंकि जो प्लान होता है वो बहुत ब्रॉड होता है। हम एवरीथिंग प्लान कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट से लेके, मार्केटिंग से लेके, सेल्स से लेके, कस्टमर फीडबैक से लेके हमारे प्लान के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। तो प्लानिंग एक बहुत बड़ा टर्म है। फिर है उद्देश्य का प्रिंसिपल, प्लानिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। मुझे नहीं लगता ये मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारा जो उद्देश्य है वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कि हमारा गोल है क्या। फिर है लचीलेपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, आपको मैं प्रीवियस क्वेश्चन में और कल के वीडियो में भी मैंने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि जो प्लान है हमारा वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्यों? अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है ना, या फिर कोई पैंडमिक आ जाता है, तो उसके कारण हमें उसके अकॉर्डिंग हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। तो आवर प्लान हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल। फिर ऑप्शन नंबर डी भागीदारी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। इस सिद्धांत के बिना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकता है। सारे वर्कर्स, सारे सबऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, सबका सपोर्ट, पार्टिसिपेशन बहुत मस्ट है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सही कथन चुनिए, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शंस हैं धारणा और विकल्प का सिद्धांत। देखिए, ये वही है, प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। पहले आपको पार्ट में कुछ दूसरे प्रिंसिपल्स मिले, इसमें भी वही कंटिन्यू हुए हैं। धारणा और विकल्प का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अजम्पशन एंड ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2
प्रतिबद्धता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट। ऑप्शन नंबर 3 सुरक्षा के प्रधानाचार्य, सॉरी गलत लिखा है, ये होगा सुरक्षा का सिद्धांत, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी। फिर ऑप्शन नंबर 4 मूल्यांकन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। फिर ऑप्शन नंबर 5 जिम्मेदारी का सिद्धांत, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? करेक्ट पूछा गया है, सही कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, धारणा और विकल्प का सिद्धांत। देखिए प्रिंसिपल ऑफ अजम्पशन। अजम्पशन देखिए हमारा जो प्लान है हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे, हम सारी चीजें अपने प्लान में ही अज्यूम कर लेते हैं कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, तो प्रिंसिपल ऑफ अजम्पशन सही ऑप्शन है। फिर दिया है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्शन, इसका मतलब ये है कि हमारे फर्म के लिए बहुत सारे प्लान है, लाइक प्लान ए बी सी, अलग अलग ऑप्शन में से हम अपने फर्म के लिए बेस्ट ऑप्शन चूज करें, तो हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ऑप्शन, दैट इज विकल्प का सिद्धांत। फिर ऑप्शन नंबर 2 प्रतिबद्धता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। हमने जो प्लान बनाया है हमें उस पर स्टिक करके रहना पड़ेगा, अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसी टाइम पर उसी स्पीड से उसी एफिशिएंसी से काम करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फेल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट। फिर है प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, प्लानिंग जो है उसमें आप सिक्योरिटी सुरक्षा निर्धारण नहीं कर सकते हैं। लाइफ बहुत सारे जो लाइफ में सर्कमस्टांसेस होते हैं बहुत अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। फिर ऑप्शन नंबर 4 मूल्यांकन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। देखिए मैं आपको मैनेजमेंट के टर्म से बताती हूँ इवैल्यूएशन क्या होता है। देखो आपका जो प्लान है, आप प्लान में कुछ स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो सेट करते हैं, देयर इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि आपने अपने प्लान में जो स्टैंडर्ड्स फिक्स करे हैं, जो स्टेप्स फिक्स करे हैं, आप उनके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं कि नहीं, ये कहलाएगा इवैल्यूएशन। समय समय पर हमें ये चेक करना पड़ता है कि हमने जो प्लान बनाया है हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि नहीं, तो ये होगा प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का सिद्धांत, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स होते हैं जो अपने डायरेक्टर्स या दूसरी हायर अथॉरिटीज़ को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये और जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपने मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 एंड 5 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी, तो सी इज आवर करेक्ट आंसर। तो हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। योजना की गलत विशेषता का पता लगाएं, फाइंड द इनकरेक्ट फीचर ऑफ प्लानिंग। ऑप्शन है यह प्रबंधन का पहला अंग है, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर 2 यह आदर्शवादी है लेकिन व्यवहारिक नहीं है, इट इज आइडियलिस्टिक बट नॉट प्रैक्टिकल। ऑप्शन नंबर 3 यह भविष्यवादी होती है, इट इज फ्यूचरिस्टिक। ऑप्शन नंबर 4 यह मानसिक और बौद्धिक से संबंधित नहीं है, इट इज नॉट कंसर्न्ड विद मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिस। ऑप्शन नंबर 5 यह एक सतत प्रक्रिया है, इट इज कंटिन्यूअस। क्वेश्चन को एक बार और रीड करिए अच्छे से, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमने कल पॉस्कॉप रूल पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कल की क्लास में कि यह प्रबंधन का पहला अंग है, इट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियसली जो प्लानिंग होता है वो मैनेजमेंट का सबसे पहला स्टेप होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। फिर ये आदर्शवादी है लेकिन व्यवहारिक नहीं है, देखिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो मैंने आपको MPPSC का एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं इस चीज़ पर स्टिक कर रही हूँ कि मैं सिर्फ PSC का ही एग्जाम अटेम्प्ट करूंगी, अदर एग्जाम्स नहीं दूंगी, तो ये कहलाएगा आदर्शवादी। लेकिन लाइफ ऐसे नहीं चलती, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, आपका व्यवहारिक होना जरूरी है, आपको दूसरे एग्जाम्स एक बैकअप भी रखना पड़ेगा साथ में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर 3 ये भविष्यवादी होती है, इट इज फ्यूचरिस्टिक। ऑब्वियसली जो हमारा प्लान होता है वो भविष्य से ही होता है, हम अपना इट इज फ्यूचरिस्टिक, अपने फ्यूचर के लिए ही प्लान बनाते हैं। फिर ऑप्शन नंबर 4 यह मानसिक और बौद्धिक से संबंधित नहीं है, इट इज नॉट कंसर्न्ड विद मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिस। देखिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम जब भी कोई प्लान बना रहे हैं तो उसका बहुत डीप एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें मेंटल प्रैक्टिस तो हो ही रही है, ठीक है। फिर है ऑप्शन नंबर 5 यह सतत प्रक्रिया है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है, जब तक हमें हमारा गोल नहीं मिल जाता है
हम नए नए प्लान बनाते रहते हैं और उस पर काम करते रहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? इनकरेक्ट पूछा गया है, दैट इज 2 and 4। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। अनुमान का अंतर्निहित सार है। प्रिजम्पशन इज द अंडरलाइंग एसेंस ऑफ ए स्टाफ स्टाफिंग, ऑप्शन नंबर बी समन्वय कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन नंबर सी नियोजन प्लानिंग, ऑप्शन नंबर डी निर्देशन डायरेक्टिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप क्लास को ध्यान से देख रहे होंगे तो फटाक से बता देंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लानिंग। अनुमान का अंतर्निहित प्रिजम्पशन अंडरलाइंग एसेंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी क्लास समझ में आ रही होगी और हमें कमेंट करके बताएं आप कुछ अगर चेंजेस मॉडिफिकेशंस चाहते हैं तो। कल हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।